नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज एक सवाल उठा देश के सामने कि क्या देश में मुसलमानों को डर लगने लगा है। दरअसल विदाई से पहले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। अंसारी ने कहा कि देश में मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा का माहौल है, डर की भावना है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने असहनशीलता का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट के साथियों के सामने भी उठाया था। हामिद अंसारी के इस बयान से अब देश भर में ये बड़ी बहस एक बार फिर जिंदा हो गई कि क्या वाकई मुसलमानों के साथ कोई ज्यादती हो रही है। बीजेपी समेत एनडीए के तमाम नेताओं ने अंसारी के इस बयान की आलोचना की है और सवाल उठाया कि आखिर 10 साल बाद हामिद अंसारी को अचानक ऐसे मुसलमानों की याद क्यों आई। From all I hear from different quarters in the country, I heard the same thing in Bangalore, I've heard from other parts of the country. I hear a great deal more about it in North India. There is a feeling of unease, a sense of insecurity is creeping in. From all I hear from different quarters in the country, I heard the same thing in Bangalore, I've heard from other parts of the country. I hear a great deal more about it in North India. There is a feeling of unease, a sense of insecurity is creeping in. आपने ये बयान सुना और हामिद अंसारी के मुसलमानों पर दिए इसी बयान पर संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब भी दिया। चुटकी लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उपराष्ट्रपति की ये छटपटाहट अब खत्म हो जाएगी। आपके कार्यकाल का बहुत सारा हिस्सा वेस्ट एशिया से जुड़ा रहा है एज ए डिप्लोमेट। उसी दायरे में जिंदगी के बहुत वर्ष आपके गए, उसी माहौल में, उसी सोच में, उसी डिबेट में ऐसे लोगों के बीच में रहे। वहाँ से रिटायर होने के बाद भी ज़्यादातर काम वहीं रहा आपका, माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो एक दायरा आपका वही रहा। लेकिन ये 10 साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिर में आया और पूरी तरह एक एक पल संविधान के ही दायरे में चलाना, और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। और शायद उसी अवसर का लाभ उठाया उपराष्ट्रपति ने जब उन्होंने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन ये कहा कि देश में मुसलमान असुरक्षा की भावना में जी रहे हैं। हामिद अंसारी के इस बयान के बाद सियासी उबाल आ गया। सवाल उठने लगे, क्या वाकई भारत देश में मुसलमान असुरक्षित हैं। मुसलमानों पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब। उनसे पूछेंगे क्या वाकई हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित हैं। उससे पहले आपको हम दिखाते हैं आज संसद में विदाई भाषण के दौरान भी उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अल्पसंख्यकों का मुद्दा कैसे उठाया। The words of the most distinguished of my predecessors, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and I quote, "A democracy is distinguished by the protection it gives to minorities. A democracy is likely to degenerate into a tyranny if it does not allow the opposition groups to criticize freely and frankly the policies of the government. But at the same time, the minorities have also their responsibilities. While they have every right to criticize, their right of criticism should not degenerate into willful hampering and obstruction of the work of Parliament. All groups must, therefore, have their rights and their responsibilities." End of quote. I fervently hope that all sections of the House would seek to achieve this laudable objective. और हमारे साथ मेहमान हैं इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब, AIMIM के अध्यक्ष हैं। ओवैसी साहब, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। आपने सुना उपराष्ट्रपति जी की बात, उनको कहा कि उन्हें लगता है देश में मुसलमान जो हैं कुछ असुरक्षित हैं, बेचैनी है मुसलमानों में। आप एक मुसलमान हैं, आप एक सांसद भी हैं, इतनी बड़ी पार्टी भी आप चलाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको वाकई देश में मुसलमान होते हुए डर लगता है? आपके अंदर भी कोई बेचैनी है जैसा हामिद अंसारी साहब कह रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बात आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा कि हामिद अंसारी साहब ने अपने 2 टेन्योर में 530 स्पीचेस उन्होंने दी हैं
और आप उनकी स्पीच और इंटरव्यू के हवाले से मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैं अब आपको बता रहा हूं कि हामिद अंसारी साहब तो एक आम मुसलमान को जो परेशानी होती है रोज़मर्रा, वो तो उससे हट कर हैं। वो तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनको सिक्योरिटी है। मगर अगर उनके दिल तक, उनके दिमाग तक अगर ये बात पहुंच चुकी है कि एक हिंदुस्तान में एक आम मुसलमान अपने आप में एक डर महसूस करता है, एप्रीहेंसिव उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया, तो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है कह रहे हैं। इसलिए कि जो माहौल मुल्क में आज खास तौर से गौरक्षा के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर और ये कल्चरल नेशनलिज्म के नाम पर जो एक खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, मैं हामिद अंसारी साहब के एक एक लफ्ज की तायीद करता हूं और उससे मुत्तफिक हूं। और उनकी जो स्पीच है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में, वो एक स्कॉलरली स्पीच थी और उस पर सबको पढ़ने की जरूरत है स्पीच। और उसके बाद अगर आपको उससे आप डिसएग्री करते करिए, मगर बगैर पढ़े नहीं। आज तो हम कोई आलोचना करने के लिए ये मुद्दा नहीं उठा रहे हो वैसी साहब की हमने सोच रखा हो कि उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। अगर देश के उपराष्ट्रपति, और वो आज भी उपराष्ट्रपति हैं जब तक कल वेंकैया नायडू शपथ नहीं लेते, अगर देश के एक मौजूदा उपराष्ट्रपति ये बात, ऐसी बात कहते हैं तो दुनिया भर में इसका एक संदेश जाता है। इससे हो सकता है कुछ लोग कहें कि देश की बदनामी भी हो रही है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कुछ लोग हो सकता है कि ये कहें कि उन्होंने ये बात पहले क्यों नहीं उठाई, और जिसके सामने उठानी चाहिए थी उसके सामने क्यों नहीं उठाई। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं जरा उनके इस बयान के बाद कैसी प्रतिक्रियाएं आप ही के पेशे से जुड़े लोग, राजनीति से जुड़े लोग, आपके विपक्ष के हैं, उनका क्या कहना है। संजय राउत की बात मैं आपको सुनाता हूं। कभी ये बेचैनी, ये भावना हिंदुओं के मन में भी थी 70 साल से। तब हमने ये नहीं कहा। हामिद अंसारी 10 साल से राष्ट्रपति है, बहुत ही नेक इंसान है, अच्छा आदमी है, बहुत ही समतोल विचार के आदमी है, नेता रहे, हम उनको बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन आज उपराष्ट्रपति पद का आखिरी दिन है, हम आपको फेयरवेल देने जा रहे हैं आज, और आपका वक्तव्य जब आता है तो हमें बहुत चिंता होती है। अगर आपको इतनी चिंता थी हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में, तो आप अपने पद का इस्तीफ़ा देना चाहिए था उस वक्त। और ये बात खुलकर सामने आकर अगर बात करते तो देश आपके वक्तव्य के ऊपर विश्वास रखता, लेकिन आपने ये नहीं किया है। अब तक इस देश में सारी मशीनरी, सारी सिस्टम 60-70 साल से माइनॉरिटीज़ की हिफाजत में लगी थी, मुसलमानों की हिफाजत में लगी थी। लेकिन ये जब नेता मुसलमानों की इस तरह से बात करते हैं तो उसका सीधा असर मुसलमानों के मानसिकता के ऊपर होता है, और मुसलमान अपने आप को राष्ट्रीय प्रवाह से दूर रखता है। तो जो बात आज हामिद अंसारी साहब ने की है, मैं मानता हूँ ये बात ठीक नहीं है। ओवैसी साहब, आपने सुना, ये कहा जा रहा है, जो सरकार की तरफ के लोग हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 2014 से 2017 3 साल भी वो उपराष्ट्रपति रहे इस सरकार की कार्यकाल में भी। वो अगर इस्तीफा देते अपने कार्यकाल का खत्म होने से पहले तो बड़ा संदेश जाता। तो मजबूरी होती सरकार की वो सोचे कि अगर उपराष्ट्रपति पद पर भी बैठा व्यक्ति इस्तीफा देने के बारे में सोच सकता है तो हम शायद वाकई कोई बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने अपने कार्यकाल का पूरा आनंद लिया और आज जाते जाते ये बात उठा रहे हैं उलाहने के तौर पर। नहीं, आप लोग और संजय राउत तो खैर छोड़ दीजिए, उनकी मुस्लिम दुश्मनी सारी दुनिया के सामने आया है। अगर आप वो इंटरव्यू को पढ़ेंगे तो उसमें हामिद अंसारी साहब ने इस बात को कहा है कि उन्होंने इंटॉलरेंस के इस इशूज़ को प्रधानमंत्री से उसका जिक्र किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जिक्र किया, और ये भी कहा कि मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि जो गुफ्तगू मेरी और प्रधानमंत्री के दरमियान में है वो प्रिविलेज कन्वर्सेशन है। आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं कहा? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मैंने पढ़ा वो इंटरव्यू वैसे साहब। अगर उन्होंने कहा है कि मैंने बात करी प्रधानमंत्री से, मेरा सवाल है, उन्होंने प्रधानमंत्री से बात करी, उन्होंने लिखा है और आगे जवाब दिया उन्होंने। अगर वो संतुष्ट नहीं थे तो उसके बाद क्या किया उन्होंने? सुनिए तो सही। उन्होंने ये कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री और मिनिस्टर से इस बात को उठाया है, और आप ये समझ रहे हैं कि इनके इस कहने पर कि मुसलमान एप्रीहेंसिव है हिंदुस्तान में, इससे पूरे मुल्क दुनिया में बदनामी हो रही है। क्या आप ये समझ रहे हैं कि हम नॉर्थ कोरिया हैं कि न्यूज़ नहीं निकलती इंडिया से, कि सारी दुनिया को नहीं मालूम होता कि जुनैद को क्यों मारा गया, अखलाक को क्यों मारा गया, पीलू खान को क्यों मारा गया?
क्या हिंदू अमेरिका और इंटरनेशनल मीडिया में इसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है क्या? जी और बिल्कुल हो रही इसको है। हर चीज को अगर कोई सच्चाई बयान कर रहा है तो इसको आप मुल्क की बदनामी से क्यों जोड़ते हैं? नहीं, सवाल जो वो नहीं है। वाकयात हो रहे हैं ओवैसी उससे साहब, वो मुल्क सवाल बदनाम नहीं हो बिल्कुल रहा नहीं है, वो सवाल बिल्कुल नहीं है। मैं सरकार के नुमाइंदे की तरह बात नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल मेरा काम बिल्कुल उनको भी है, आईना दिखाना है। बिल्कुल है। नहीं, लेकिन सवाल वही है कि आप इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं, देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे आपको लगता है कि माइनॉरिटीज और खासतौर पर मुसलमानों के मन में भय जा रहा है, डर जा रहा है। आपने उसका क्या किया? आप अपने कार्यकाल के आखिरी दिन आकर के कह देते हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं देश भर में जाता हूं, बेंगलोर में भी मुझे ऐसा ही सुनने को मिला, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है। सवाल यही पूछा जा रहा है, तो आप इतनी बड़ी पदवी पर थे, आपने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? सुनिए वाइस प्रेसिडेंट के अख्तियारात में क्या है? आप कॉन्स्टिट्यूशन आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होंगे। क्या वाइस प्रेसिडेंट होम मिनिस्टर है? क्या वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है? क्या वाइस प्रेसिडेंट यूनियन कैबिनेट का मंत्री है कि उनके बोलने पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कुछ हो जाएगा? कि वाइस प्रेसिडेंट क्या उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है कि वहां पर नहीं होना चाहिए था? आप समझिए कि उन्होंने उनके जो इख्तियारात थे बड़े ही अच्छे तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशन रेलम में रहते हुए उन्होंने उस बात को सरकार के सामने रखा है। और अगर सरकार उस पर एक्ट नहीं करती है तो फिर ये तो सरकार की को सोचना चाहिए कि मुल्क बदनाम हो रहा है। और हामिद अंसारी साहब ने यह भी कहा अपने इंटरव्यू में कि क्या मुसलमान अल-कायदा और आईसिस में जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल छोटे नंबर पर। जी, सवाल उनसे क्या है कि वांटेड नहीं फील करते, बोले नहीं एप्रीहेंसिव फील कर ओवैसी साहब, और सबसे ज्यादा तकलीफ आरएसएस को इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने कहा कि कल्चरल नेशनलिज्म जी इंटॉलरेंस को ब्रीड करता है। मैं उस पर भी यही आता हूं, चीज मैं उस पर भी आता हूं। परिवार हिंदुत्व के जहने को तकलीफ पहुंचा रही है। एक बात का जवाब दिया, आप तो पार्लियामेंटेरियन हैं और आप सबसे ज्यादा इंटरवीन करते हैं पार्लियामेंट में, आप सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं, तो आपसे बेहतर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को समझता नहीं कोई। मुझे आप बताइए, आपको प्रणब मुखर्जी के भाषण क्या वो याद नहीं है जब उन्होंने बार बार सरकार को आईना दिखाया? उन्होंने बार बार बताया जब इंटॉलरेंस का इशू हो, उन्होंने बार बार बताया जब गौरक्षक गुंडागर्दी पर उतारू थे। उन्होंने अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए, उनके भी सीमित ही अधिकार थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त उन बातों को उठाया जब वो बातें हो रही थी। आज नहीं, जब आपका कार्यकाल खत्म हो गया है, आज नहीं, जब आप मुक्त कंठ से कुछ भी कह सकते हैं, उस वक्त जब आपके कहने का कुछ वजन होता तब नहीं कहा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है। सुनिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आपकी रिसर्च टीम को बदलिए, उनको फायर करिए। 530 स्पीचेस हामिद अंसारी की हैं जी, और इनके बीजेपी गवर्नमेंट बनने के बाद उसमें तकरीबन उनकी 80, 90, 100 स्पीचेस हैं। अच्छा। मैं तकरीबन पढ़ा हूं, हर स्पीच में उन्होंने और खास तौर से पिछले 2 साल में जहां कहीं भी मौका मिला वो सरकार को आगाह कर रहे थे। मिसाल के तौर पर आप सुनिए, 14 मार्च 2017 को इंडिया फाउंडेशन, क्या ये किसका है? इसका संघ परिवार से ताल्लुक नहीं है क्या? इंडिया फाउंडेशन के उस फंक्शन में उनको बुलाया गया, वो स्पीच पढ़ लीजिए आप। क्या मेक इन इंडिया, अरे ये एक स्कॉलर आदमी है, राजगोपालाचारी के बाद अगर हिंदुस्तान को अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन उनके बारे में ओवैसी साहब हामिद अंसारी साहब की इस कार्यकाल में कई बातों पर उनकी आलोचना भी हुई। कई बातें ऐसी हुई जो कि वाकई बहुत ऊंची थी, छोटी थी नहीं। जैसे कुछ लोगों ने कहा उन्होंने तिरंगे को सलाम क्यों नहीं किया रिपब्लिक डे की परेड में, उन्होंने योगा दिवस में शिरकत क्यों नहीं की? 3 साल में हर किसी ने योगा डे मनाया। एक सेकंड, और मैं ये कहते हुए आपको पूरा मौका दूंगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। प्लीज आप 1 मिनट ठहरिए, एक मिनट प्लीज सर, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट सर। सलूट कब मारा, कौन मारता है सलूट? जो यूनिफॉर्म में होता है वो लॉ है सर। वाइस प्रेसिडेंट सलूट नहीं मारता। ओवैसी साहब, मैंने पहले ही कहा कि कुछ आरोप बहुत ओछे थे। मैंने पहले कहा कुछ आरोप बहुत ओछे थे। आप मेरे शब्द भी तो सुनिए ना। मैंने पहले कहा कुछ आरोप बहुत ओछे थे, उसके बाद ही मैंने कहा कि ऐसा एक आरोप उन पर ये लगाया गया। उसका जवाब उन्होंने बाकायदा दिया। उन्होंने कहा कि देश में प्रोटोकॉल मैं जितना जानता हूं उतना शायद कोई और नहीं जानता, और प्रोटोकॉल के तहत मुझे सैल्यूट नहीं करना था। मैं इस बात को जान रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि उन्हें कार्यकाल में आरोप क्या लगे। उन्होंने योग दिवस में शिरकत क्यों नहीं की तीनों दिन? उन्होंने आज के इंटरव्यू में 3 तलाक के बारे में कहा कि कोर्ट को इस पर राय देने का कोई अख्तियार नहीं है। उनके बारे में लगातार एक इमेज खड़ी करने की कोशिश की जाती रही, गलत या सही, कि हैं तो वो भारत के 125 करोड़ देश के लोगों के उपराष्ट्रपति, लेकिन क्यों ऐसा लगता है कि केवल वो मुसलमानों के स्पोक्स पर्सन बनकर रह गए? देखिए, हामिद अंसारी हिंदुस्तान के सिटीजन हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर भी हैं, और अगर आप और आपका चैनल अगर उनको मुसलमानों का स्पोक्स पर्सन बना रहा है
तो भाई बिल्कुल साहब, बिल्कुल नहीं, इससे बड़ी मैंने नाइंसाफी मैंने कुछ मैंने नहीं ये हो शब्द सकती। इस्तेमाल नहीं इससे किए। बड़ी आप नाइंसाफी भी नहीं हो आर्टिकल सकती। पढ़िए, आप जिस आप शख्स आप ने- जहां से रिसर्च सुनिए, करते हैं मैं भी वहां से जिस- करता हूं। नहीं सुनिए, नहीं नहीं, आप मुझ पर और मेरे चैनल पर ये तोहमत नहीं, मत लगाइए। जिस- ये मेरा नहीं, निजी कमेंट गलत नहीं है। है, ये मेरा निजी कमेंट नहीं है, प्लीज अब आप ट्विस्ट मत कीजिए बात को। जिस 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 शख्स ने इस मुल्क की खिदमत की बहैसियत एम्बेसडर कई कंट्रीज की, जिसने प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलरशिप को उसमें यूनिवर्सिटीज चलाई, और आप उनके एक इंटरव्यू में सवाल करने वाला उनसे सवाल करता है और उसका वह जवाब देते हैं, और आप उनको मुस्लिम स्पोक्सपर्सन बना देते। क्या उन्होंने नहीं कहा कि ट्रिपल तलाक गलत है? क्या उन्होंने जाकर मुसलमानों से नहीं कहा मुशावरत के फंक्शन में कि आप जमाने के साथ चलिए? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मुसलमानों पर भी किया। क्या उन्होंने उर्दू के बारे में क्या नहीं कहा? सवाल यह है ना कि आप लोग सिर्फ एक ही निशाने से देखते हैं, जहां पे मुसलमान आ गया आपको लगता है कि कम्युनल हो गया और टीआरपी रेटिंग्स बढ़ाना है, जी, तो जी, बुला जी। लो किसी को और उस पर जी। चर्चा कर लो। जी, उपराष्ट्रपति अगर कोई बयान दे तो उस पर कोई चर्चा कर ले तो वो गलती हमारी है कि वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आप उपराष्ट्रपति के बयान को इस लायक में नहीं मानते कि उस पर आपको बैठाकर आपसे सवाल पूछे जाए, चर्चा की जाए? ये शूटिंग द मैसेंजर कब तक करेंगे ओवैसी साहब? आप शूट द मैसेंजर, ये डाकिए को गोली कब तक मारते रहेंगे? सुनिए, आप उपराष्ट्रपति के इंडिया फाउंडेशन की जो स्पीच है टेररिज्म की, जी, उस पर कभी डिबेट कराइए। चलिए जी, आप उपराष्ट्रपति की जो स्पीच है जिसमें वाजपेयी की तारीफ की, उस पर डिबेट कराइए। जी, आप उपराष्ट्रपति की स्पीच में मेक इन इंडिया की उन्हें तायद की, मोदी के सबका साथ सबका विकास की तायद की, उस पर डिबेट करवाइए। तो 2015 में 2015 में ओवैसी साहब 2015 में जो हामिद अंसारी सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री के नारे की तारीफ करते हैं, 2017 में वो नारा गौण हो जाता है और उस नारे की जगह उनको अल्पसंख्यक देश के और खासतौर पर मुसलमान असुरक्षित महसूस होने लगते हैं। आप 2015 आपने कहा ना वो तारीफ कर रहे थे, कह रहे हैं, मैं आप पर तारीफ कर रहे थे सबका साथ सबका विकास की। मैं आप पर इल्जाम लगा रहा हूं कि आप झूठ कह रहे हैं। बताइए क्या? इसलिए कि जनवरी में स्किल इंडिया के फंक्शन में हामिद अंसारी ने सबका साथ सबका विकास की तायद की। अरे मैं भी वही कह रहा हूं, 15 अगस्त की स्पीच का जिक्र मैं भी वही कह रहा हूं। आप गलत कह रहे हैं। तो एक तरफ तारीफ, अरे सर सबका साथ, अरे ओवैसी साहब, अरे ओवैसी साहब, आप सिर्फ अरे ओवैसी साहब, पे आप कहे कि आप अपने मुंह से मेरी बात दोहरा रहे हैं, आप अपने मुंह से मेरी बात दोहरा रहे हैं। मैं तो खुद कह रहा हूं, उपराष्ट्रपति जब ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास में उनकी तारीफ करते हैं उस नारे की, क्या मतलब है सबका साथ और सबका विकास का? एक तरफ उसकी तारीफ और दूसरी तरफ ये कहना कि देश में मुसलमान असुरक्षित हो गए, ये विरोधाभासी नहीं है? आपके पास आता है, छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, लेकिन आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। एक ब्रेक के बाद लौटता हूं। From all I hear from different quarters in the country, I heard the same thing in Bangalore, I've heard from other parts of the country. I hear a great deal more about it in North India. There is a feeling of unease, a sense of insecurity is creeping in. हामिद अंसारी के कार्यकाल के आखिरी दिन उनके दिए गए इसी बयान पर हंगामा खड़ा है। क्या वाकई देश में मुसलमान असुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं? असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ हैं। ओवैसी साहब, इसी बयान में वो ये भी कहते हैं कि ये उत्तर भारत में ज्यादा, सीधा सीधा मतलब उत्तर भारत के राज्य जो हैं ज्यादातर बीजेपी शासित हैं, ये भी एक इशारा हो सकता है उनका। कुछ दिनों पहले किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में डेटा रखा था, अगर ये गलत होता तो मुझे पता है आप इसको सहन नहीं करते, आप जरूर वहां पर इस पर हंगामा खड़ा करते, कि कम्युनल वायलेंस के आंकड़े 2014 में सबसे ज्यादा केरल में हुए, 2015 में यूपी तेलंगाना कर्नाटक में हुए, 2016 में यूपी पश्चिम बंगाल और केरल में हुए। इनमें से किसी में भी बीजेपी की सरकार नहीं थी। उनका कहना यह है कि यह तोहमत हम पे ही क्यों, उन राज्यों की सरकारों से क्यों ना पूछें जो कि केवल सिर्फ इसीलिए आपके निशाने पर नहीं है क्योंकि वो गैर एनडीए हैं या गैर बीजेपी हैं। आपने 2017 का जो आंकड़े पेश किए वो क्यों नहीं पढ़े आपने? जो किरण रिजिजू ने 2017 के आंकड़े पेश किए जी, जिसमें यूपी की सरकार में बीजेपी है, वो क्यों नहीं पढ़ा आपने? नहीं तो केरल का, और आप जानते बेहतर। सुनिए, अब देखिए, हाँ। आप जब सवाल देखिए, या तो आप सवाल करते रहिए, मैं खामोश हो जाऊंगा, या फिर मुझे थोड़ा मौका दीजिए। मुझे मालूम है कि आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही, मगर आपने मुझे बुलाया है, मैं इसलिए आया हूं। सुन लीजिए, क्या आप इस बात को नहीं जानते कि जब से बीजेपी मोदी सरकार बनी है, 85% जो गौ रक्षकों ने मारा है जिन लोगों को, तमाम के तमाम मुसलमान है। जो 35 लोग 3 साल में मारे गए उसमें 28 मुसलमान हैं। आप बताइए इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि जहां की सरकार है वो इस पर काम करेगी, जहां की सर देश में कोई कोर्ट कायदा कानून है कि नहीं है? मेरे दोस्त, देश में अदालतें हैं कि नहीं है?
आप इतने नादान मत बनिए। आप बहुत ज़हीन आदमी हैं। मैं आपकी जहानत को दाद देता हूं, सलाम करता हूं। आज आप बड़े इस तरह से आप बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या जो आइडियोलॉजी है हेट्रेड की, जो आइडियोलॉजी ये बताती है कि हिंदुस्तानी को राइट टू लाइफ नहीं, एक जानवर को है, क्या उसी आइडियोलॉजी की वजह से हमले नहीं हो रहे? ओवैसी साहब, जिस शख्स के जिन पास मुद्दों को आपने उठाया है, सुनिए, उनके बारे में हमने भी पुरजोर आवाज उठाई है। सर सुनिए, पुरजोर आवाज उठाई है सर। प्लीज सुनिए सर। नहीं, मेरे पास वक्त। सुनिए, जिस राजस्थान में जिसके पास शौचालय नहीं है जी, टॉयलेट नहीं है जी, उसको जान से मार दिए गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज। ठीक, जो बच्चा ओवैसी साहब ये मुद्दे बार बार उठे हैं, आपने भी उठाए और हमने भी उठाए हैं, और जिन मुद्दों पर वाकई आवाज बुलंद करनी चाहिए थी वो हमारी तरफ से भी की गई। सवाल केवल इतना है, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि पूरे देश में 20 करोड़ मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेरी आपत्ति उस बात से है, और वो भी उस शख्स से जो कि देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा है, और वो ये बात करता है तब जब कल कोई और उनकी कुर्सी लेने वाला है। सवाल सिर्फ इतना था, लेकिन आज वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी। एक ब्रेक लेंगे हम, और ब्रेक के बाद आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट ऑपरेशन ड्रैगन।